135 रन पर पूरी टीम ढेर और पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई। और देखते ही देखते वो पल भी आ गया जिसका पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर था। पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 135 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक पारी और 103 रनों से करारी शिकस्त दे दी और इसी के साथ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। लेकिन यह सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज एक हार नहीं है, यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोचने वाला मुकाम है। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में बल्लेबाजी की, जिस तरह उसके सीनियर खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा और जिस तरह इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पूरी पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस किया, उसने पाकिस्तान की टेस्ट टीम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली पारी 171, दूसरी पारी 135। आखिर पाकिस्तान कर क्या रहा था? पहली पारी में पाकिस्तान की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। उम्मीद थी कि दूसरी पारी में बल्लेबाज कुछ सुधार दिखाएंगे, लेकिन दूसरी पारी में कहानी और भी खराब हो गई। 135 रन पर पूरी टीम ऑल आउट, यानी पूरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की बल्लेबाजी 2 बार भी 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। और दूसरी तरफ इंग्लैंड ने पहली पारी में 409 रन बनाकर पाकिस्तान पर 238 रनों की विशाल बढ़त हासिल की। यहीं से मैच का लगभग फैसला हो चुका था। पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पास वापसी का मौका था, लेकिन दूसरी पारी में भी वही पुरानी कहानी दोहरा दी गई। विकेट गिरते गए और स्कोरबोर्ड रुकता चला गया। कप्तान सलमान अली आगा कप्तानी भी, सवालों में बल्लेबाजी भी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी कप्तान की होती है। लेकिन कप्तान सलमान अली आगा खुद सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब सवाल यह है कि जिस समय टीम को कप्तान से आगे बढ़कर उदाहरण पेश करने की जरूरत थी, उस समय कप्तान खुद ही बल्लेबाजी में नाकाम रहे, तो टीम के बाकी खिलाड़ियों पर किस तरह का संदेश गया होगा? कप्तान सिर्फ टॉस जीतने या फील्डिंग सेट करने का नाम नहीं है। कप्तान को मुश्किल समय में बल्ले से भी टीम के सामने खड़ा होना पड़ता है। और इस टेस्ट में सलमान अली आगा उस जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर नहीं आए। मोहम्मद रिजवान 41 रन, लेकिन क्या यह काफी था? पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने 41 रन बनाए, लेकिन जब पूरी टीम सिर्फ 135 रन पर ढेर हो रही हो, तब 41 रन की पारी भी टीम को बचाने के लिए काफी नहीं होती। रिजवान से उम्मीद थी कि वो क्रीज पर टिकेंगे, गेंदबाजों का सामना करेंगे और बाकी बल्लेबाजों के साथ साझेदारी बनाएंगे, लेकिन उनकी पारी भी पाकिस्तान को संकट से बाहर नहीं निकाल सकी। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या रही। कोई बल्लेबाज मैच को पकड़कर आगे ले जाने के लिए तैयार ही नहीं दिखा। बाकी बल्लेबाजों का क्या हुआ? और जब हम पाकिस्तान की दूसरी पारी का स्कोर कार्ड देखते हैं तो तस्वीर और भी परेशान करने वाली दिखाई देती है। अली उस्मान 7 रन, खुर्रम शहजाद 8 रन, मोहम्मद अब्बास 6 रन। यानी निचले क्रम से भी कोई ऐसा प्रतिरोध नहीं आया जो इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान कर पाता। एक के बाद एक विकेट गिरती गई और पाकिस्तान की पारी देखते ही देखते खत्म हो गई। इंग्लैंड की गेंदबाजी पूरी तरह क्लिनिकल प्रदर्शन। अब यहां इंग्लैंड के गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विकेट नहीं लिए, बल्कि पूरी टेस्ट मैच की कहानी को अपने गेंदबाजी प्लान के मुताबिक चलाया। रॉबिन्सन ने 3 विकेट लिए, आर्चर ने 3 विकेट हासिल किए और टंग ने भी 3 विकेट लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। यानी इंग्लैंड के 3 प्रमुख गेंदबाजों ने मिलकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। सबसे खास बात यह रही कि इंग्लिश गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ से अपना कंट्रोल नहीं खोया। उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को लगातार गलती करने के लिए मजबूर किया और जैसे ही कोई बल्लेबाज थोड़ा सा भी चूका, गेंद सीधा विकेट की तरफ जाती दिखाई दी। आर्चर का शानदार कमबैक, आर्चर का प्रदर्शन खास तौर पर चर्चा के लायक रहा। पहली पारी में उन्हें विकेट नहीं मिली थी, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को झटका दिया और फिर 3 विकेट लेकर अपना असर दिखाया। यानी पहली पारी में विकेट न मिलने के बाद उन्होंने खुद को गेम से बाहर नहीं होने दिया। उन्होंने वापसी की और पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर ऐसा दबाव बनाया कि पाकिस्तान संभल ही नहीं पाया। इंग्लैंड ने अपनी होम कंडीशंस का पूरा फायदा उठाया। इस टेस्ट मैच की एक और बड़ी बात यह रही कि इंग्लैंड ने अपनी होम कंडीशंस का भरपूर फायदा उठाया। इंग्लैंड के गेंदबाज परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझते नजर आए। उन्होंने सही लाइन पर गेंदबाजी की, सही लेंथ पकड़ी और पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कमजोरियों को लगातार निशाना बनाया। और जब आपके पास ऐसा गेंदबाजी अटैक हो जो परिस्थितियों को समझकर लगातार दबाव बनाए रखे, तो बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान के साथ बिल्कुल यही हुआ। पाकिस्तान की टीम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिनसे उम्मीद की जाती है कि मुश्किल समय में वो आगे आएंगे, लेकिन इस टेस्ट मैच में सीनियर खिलाड़ियों से वो प्रभाव दिखाई नहीं दिया। जब टीम को एक बड़ी पारी की जरूरत थी, तब कोई बल्लेबाज जिम्मेदारी लेकर खड़ा नहीं हुआ। जब टीम को गेंदबाजों से विकेट चाहिए थे, तब इंग्लैंड को 409 तक पहुंचने से नहीं रोका जा सका।
और जब दूसरी पारी में वापसी का मौका आया तो पूरी बैटिंग लाइनअप सिर्फ 135 रन पर ढेर हो गई। तो फिर सवाल बनता है, आखिर पाकिस्तान की इस टीम में मैच जिताने की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इंग्लिश मीडिया की ट्रोलिंग गलत थी? मैच से पहले और मैच के दौरान इंग्लिश मीडिया पाकिस्तान की टीम को लगातार ट्रोल कर रहा था। उनका दावा था कि यह पिछले कई दशकों में इंग्लैंड के खिलाफ खेलने वाली पाकिस्तान की सबसे कमजोर टीमों में से एक है। मैच के बाद पाकिस्तान के प्रदर्शन को देखें तो यह बयान भले ही बहुत कठोर हो, लेकिन पाकिस्तान ने खुद अपनी परफॉर्मेंस से इस आलोचना को और हवा दे दी। क्योंकि अगर आपकी टीम पहली पारी में 171 रन और दूसरी पारी में 135 रन पर ऑल आउट हो जाए और सामने वाली टीम एक ही पारी में 409 रन बना दे तो आलोचना से बचना बेहद मुश्किल है। पाकिस्तान की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा फेलियर, इस मैच का सबसे बड़ा विलेन अगर किसी को कहा जाए तो वो पाकिस्तान की बैटिंग यूनिट है। टेस्ट क्रिकेट में आपको सिर्फ बड़े नाम नहीं चाहिए, आपको चाहिए टेक्निक, धैर्य, कंसंट्रेशन, लंबी साझेदारियां और सबसे जरूरी दबाव में टिकने की क्षमता। पाकिस्तान इन चारों पांचों क्षेत्रों में कमजोर दिखाई दिया। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने थोड़ा दबाव बनाया और पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तकनीक और मानसिक मजबूती की परीक्षा शुरू हो गई और उस परीक्षा में पाकिस्तान के बल्लेबाज बुरी तरह फेल होते गए। एक टेस्ट, लेकिन सवाल बहुत बड़े। इंग्लैंड ने सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं जीता, उसने पाकिस्तान की पूरी टेस्ट टीम की कमजोरियां उजागर कर दी। पहली पारी में 171, दूसरी पारी में 135। इंग्लैंड की पहली पारी में 409 रन, नतीजा एक पारी और 103 रनों से शर्मनाक हार। और अब 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे है। पाकिस्तान के सामने अब सिर्फ सीरीज बचाने की चुनौती नहीं है, सामने उससे भी बड़ा सवाल है, क्या यह टीम अगले टेस्ट में वापसी करने की काबिलियत रखती है? क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अपनी बल्लेबाजी की समस्या को तुरंत नहीं सुधारा, अगर सीनियर खिलाड़ी जिम्मेदारी लेकर आगे नहीं आए और अगर गेंदबाज इंग्लैंड को लगातार बड़े स्कोर बनाने से नहीं रोक पाए, तो बाकी दोनों टेस्ट मैच भी पाकिस्तान के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं होंगे। आखिरी बात, पाकिस्तान को आईना देखने की जरूरत है। इस हार के बाद पाकिस्तान को बहाने नहीं चाहिए, ना पिच का बहाना, ना परिस्थितियों का बहाना, ना किस्मत का बहाना, क्योंकि इंग्लैंड ने वही परिस्थितियां खेली और उसी मैदान पर पाकिस्तान को पूरी तरह आउट क्लास कर दिया। इंग्लैंड ने अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठाया, गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन दिखाया और बल्लेबाजों ने 409 रन बनाकर मैच की नींव रख दी। इसके जवाब में पाकिस्तान के बल्लेबाज 2 पारियों में भी 200 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। 171 फिर 135, यही 2 आंकड़े पाकिस्तान की पूरी कहानी बता देते हैं। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक रास्ता है, अगले टेस्ट में प्रदर्शन बदलो, सोच बदलो और जिम्मेदारी लो, वरना इंग्लैंड की ये 1-0 की बढ़त सिर्फ सीरीज की शुरुआत साबित होगी। क्योंकि जिस तरह पहले टेस्ट में पाकिस्तान की बल्लेबाजी बिखरी है, अगर वही कहानी अगले टेस्ट में भी दोहराई गई तो फिर इंग्लैंड के लिए सीरीज जीतना मुश्किल नहीं, बहुत आसान हो जाएगा। और शायद यही इस पूरे टेस्ट मैच का सबसे बड़ा सबक है। पाकिस्तान सिर्फ इंग्लैंड से नहीं हारा, पाकिस्तान अपनी ही कमजोरियों से हार गया। और जिस टीम को अब मैच में वापसी करनी थी, उसकी दूसरी पारी शुरू होते ही कुछ ही गेंदों में 2 अहम विकेट गिर जाते हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान आखिर कहां खड़ा है? क्या यह सिर्फ एक खराब मैच है या फिर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मौजूद एक बड़ी कमजोरी का आईना? तीसरे दिन का खेल पाकिस्तान के लिए सिर्फ स्कोरबोर्ड पर खराब प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसने टीम की बैटिंग, बॉलिंग और दबाव में खेलने की क्षमता, तीनों की कमियां खुलकर सामने ला दी। 1, इंग्लैंड के 409 रन पाकिस्तान को पहला बड़ा झटका। जब इंग्लैंड 409 रन बनाकर ऑल आउट हुई तो पाकिस्तान के सामने 238 रनों की भारी बढ़त थी। यह कोई मामूली बढ़त नहीं थी, खासकर उस पाकिस्तानी टीम के लिए जिसने पहली पारी में खुद बड़ा स्कोर खड़ा नहीं किया था। अब पाकिस्तान को दूसरी पारी में सिर्फ रन नहीं बनाने थे, बल्कि पहले इंग्लैंड की बढ़त खत्म करनी थी और उसके बाद इतना बड़ा स्कोर बनाना था कि इंग्लैंड को दोबारा बल्लेबाजी के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन पहली पारी की बल्लेबाजी देखने के बाद यह वापसी बेहद मुश्किल दिखाई दे रही थी। 238 रनों की बढ़त पाकिस्तान के लिए पहाड़ बन गई। 238 रन की लीड का मतलब साफ था, पाकिस्तान के ऊपर अब पूरा दबाव था। अगर मैच में वापसी करनी थी तो बल्लेबाजों को लंबी पारियां खेलनी थी, साझेदारियां बनानी थी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को थकाना था। लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी जिस तरह पहली पारी में बिखरी थी, उसके बाद दूसरी पारी में बड़ी वापसी की उम्मीद करना भी मुश्किल लग रहा था। इंग्लैंड ने यहां सिर्फ बढ़त हासिल नहीं की, बल्कि मैच का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। 3, इंग्लिश मीडिया की ट्रोलिंग क्या वाकई ये पाकिस्तान की सबसे कमजोर टीम है? इसी बीच इंग्लिश मीडिया की तरफ से पाकिस्तान टीम पर जमकर निशाना साधा जा रहा है।
इंग्लिश मीडिया का दावा है कि पिछले 50 सालों में इंग्लैंड के खिलाफ खेलने वाली यह पाकिस्तान की सबसे कमजोर टीमों में से एक है। बेशक ये एक बहुत बड़ा और कड़ा बयान है, लेकिन अगर सिर्फ इस मैच की परफॉर्मेंस को देखें तो यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो इंग्लैंड को दबाव में डाल सकता है। पहले की पाकिस्तानी टीमों में कम से कम एक ऐसा विभाग जरूर होता था, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग, जो अकेले मैच का रुख बदलने की क्षमता रखता था। लेकिन इस टीम की सबसे बड़ी परेशानी यही दिखाई दे रही है कि ना बैटिंग लगातार रन बना रही है और ना ही बॉलिंग इंग्लैंड पर वैसा दबाव बना पा रही है। 4 दूसरी पारी शुरू हुई, लेकिन वापसी की उम्मीद फिर टूट गई। अब पाकिस्तान की दूसरी पारी शुरू होती है। सारी निगाहें ओपनिंग जोड़ी इमाम उल हक और अजान ओवैस पर थी। पाकिस्तान को यहां एक मजबूत शुरुआत की जरूरत थी। कम से कम शुरुआती विकेट बचाने थे, इंग्लैंड की 238 रनों की बढ़त को खत्म करने की नींव रखनी थी और धीरे धीरे मैच में वापसी करनी थी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अजान ओवैस ने 14 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद इमाम उल हक आए और हालात को संभालने की उम्मीद थी, लेकिन इमाम भी सिर्फ 5 गेंदों का सामना करके बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। यानी जिस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज्यादा स्थिरता चाहिए थी, उसी वक्त उसकी ओपनिंग जोड़ी ने टीम को और बड़े संकट में डाल दिया। 5 सबसे दिलचस्प बात, आर्चर ने ही दोनों विकेट निकाल दिए और यहां कहानी का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। इंग्लैंड के आर्चर ने पाकिस्तान की दूसरी पारी की दोनों शुरुआती विकेट हासिल की। सबसे खास बात यह है कि पहली पारी में आर्चर को कोई विकेट नहीं मिली थी, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने वापसी की और पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी को ही पवेलियन भेज दिया। यानी जिस गेंदबाज के खिलाफ पाकिस्तान को ज्यादा सावधानी और बेहतर प्लानिंग के साथ बल्लेबाजी करनी थी, उसी ने शुरुआत में ही पाकिस्तान की बल्लेबाजी की नींव हिला दी। अब सवाल था, क्या कोई बल्लेबाज इस लड़खड़ाती हुई पारी को संभाल पाएगा? सारी निगाहें अब पहली पारी के टॉप स्कोरर अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद पर टिक गई थी। यही वो जोड़ी थी जिससे पाकिस्तान को उम्मीद थी कि ये पारी को संभालेगी, इंग्लैंड के 238 रनों की बढ़त को कम करेगी और कम से कम मैच को कुछ देर के लिए इंग्लैंड की पकड़ से बाहर ले जाएगी। लेकिन कहानी एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जाती दिखाई दी। अब्दुल्ला शफीक सबसे बड़ी उम्मीद, लेकिन फिर निराशा। अब्दुल्ला शफीक पहली पारी में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर रहे थे, इसलिए दूसरी पारी में उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान को इस मैच में वापसी करनी थी तो उसे किसी ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो क्रीज पर टिके, गेंदों को पुराना करे और एक बड़ी पारी खेले। लेकिन अब्दुल्ला शफीक इस जिम्मेदारी को ज्यादा देर तक नहीं निभा सके। उन्होंने 29 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और यही विकेट पाकिस्तान के लिए बेहद बड़ा झटका बन गया, क्योंकि यह सिर्फ 15 रन पर आउट होने की बात नहीं थी, यह उस बल्लेबाज के आउट होने की बात थी जिससे पाकिस्तान को लंबी पारी और बड़ी साझेदारी की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। जैसे ही अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, पाकिस्तान की स्थिति और गंभीर हो गई। पहले 2 ओपनर जा चुके थे, अब तीसरा बड़ा विकेट भी गिर चुका था। यानी पाकिस्तान की बल्लेबाजी की शुरुआती नींव ही पूरी तरह हिल चुकी थी। इंग्लैंड के पास पहले से 238 रनों की बड़ी बढ़त थी और अब पाकिस्तान लगातार विकेट खो रहा था। ऐसे में हर गिरती हुई विकेट पाकिस्तान को हार के और करीब ले जा रही थी। शान मसूद दूसरी तरफ अकेले संघर्ष करते हुए, लेकिन इस पूरे संकट के बीच एक बल्लेबाज ऐसा था जो कोशिश करता हुआ दिखाई दिया, शान मसूद। पिछली पारी में शान मसूद का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन दूसरी पारी में उनका रवैया अलग दिखाई दिया। वो इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाने की कोशिश करते नजर आए। शान जानते थे कि सिर्फ डिफेंस करने से पाकिस्तान की समस्या हल नहीं होने वाली, उन्हें रन भी बनाने थे और साथ ही विकेट भी बचानी थी। यही वजह थी कि वो इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने शॉट खेलने और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश करते दिखाई दिए। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, क्या शान मसूद अकेले इस पूरी पारी को संभाल सकते थे? क्योंकि एक तरफ इंग्लैंड के पास 238 रनों की बढ़त थी, दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार विकेट खो रहा था और अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद अब्दुल्ला शफीक भी सिर्फ 15 रन बनाकर वापस लौट चुके थे। ऐसे में पाकिस्तान को सिर्फ रन नहीं चाहिए थे, उसे चाहिए थी एक बड़ी साझेदारी, एक बड़ी पारी और ऐसा बल्लेबाज है जो इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाए। शान मसूद कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड की पकड़ अभी भी बेहद मजबूत थी। देखते ही देखते पाकिस्तान को चौथा और फिर 5वां बड़ा झटका भी लग गया। सबसे पहले सऊद शकील पवेलियन लौटे। उन्होंने 24 गेंदों पर सिर्फ 14 रन बनाए। सऊद शकील से पाकिस्तान को काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस पारी में भी वो टीम की जरूरत के मुताबिक योगदान नहीं दे सके। ऐसे समय में जब पाकिस्तान को टिककर बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों की जरूरत थी,
सऊद शकील का जल्दी आउट होना पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका बन गया और अब पाकिस्तान की मुश्किल सिर्फ स्कोर की नहीं रह गई थी बल्कि लगातार गिरती हुई विकेटों की भी थी। इसके बाद शान मसूद भी ज्यादा देर तक संघर्ष नहीं कर सके। उन्होंने 56 गेंदों पर 29 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। शान ने कोशिश जरूर की, उन्होंने इंग्लैंड की गेंदबाजी के खिलाफ रन बनाने का इरादा भी दिखाया, लेकिन वो उस कोशिश को एक बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए और जैसे ही शान मसूद का विकेट गिरा पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। यानी अब इंग्लैंड की 238 रनों की बढ़त के सामने पाकिस्तान पूरी तरह दबाव में आ चुका था। इंग्लैंड की जीत अब कितनी दूर, यहां से मैच की तस्वीर और ज्यादा साफ दिखाई देने लगी। इंग्लैंड ने पहली पारी में पाकिस्तान पर जो दबाव बनाया था वही दबाव दूसरी पारी में भी कायम रहा। पाकिस्तान के बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते गए और इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर शिकंजा कसते चले गए। ऐसा लगने लगा कि इंग्लैंड अब जीत से बस कुछ ही कदम दूर है, लेकिन यहां इंग्लिश गेंदबाजों की तारीफ करना भी जरूरी है। इंग्लैंड के गेंदबाजों का शानदार कंट्रोल। इंग्लैंड की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत रही लाइन और लेंथ पर जबरदस्त कंट्रोल। पहली पारी में जिस तरह इंग्लिश गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया था, दूसरी पारी में भी उन्होंने बिल्कुल वही रणनीति जारी रखी। ना जरूरत से ज्यादा प्रयोग, ना गेंदबाजी में बेवजह बदलाव, बस सही लाइन, सही लेंथ और लगातार दबाव। और टेस्ट क्रिकेट में यही चीज बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर करती है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने के मौके कम मिले और जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया विकेट गिरते चले।